कहानियों के रास्ते कई अनसुनी गाथाएं, कई अनसुनी भावनाएं और कई अनसुने सत्य यकायक आपके खून में, आपके रक्त में अपने आप ही मिल जाते हैं। इसके लिए कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती, इसके लिए किसी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती। बस ये भाव है, क्योंकि आप इंसान हैं तो जब तक आप जीवित रहेंगे ये भाव जीवित रहेंगे। इमोशंस जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो उस भाव को वो अच्छी तरह से व्यक्त कर नहीं पाता। आज हम बात करेंगे हिंदी की उन कहानियों की, आज हम बात करेंगे हिंदी की कुछ नई कहानियों की, और आज हम बात करेंगे हैंडल पेंडल की। जी हाँ, सर्वप्रथम तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है टैपिंग्स.live के इस नए एपिसोड में। मेरे साथ हैं मितेश्वर आनंद साहब। वैसे हमने कई बार आपका परिचय दिया था मितेश्वर भाई, आज बहुत खुशी के साथ और एक उन भावनाओं के साथ जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता। आपकी एक नई किताब निकल रही है हैंडल पेंडल। ज़्यादा उसमें लबो लबाब ना जोड़ते हुए हम सीधी बात पर आएंगे। कहानियाँ मितेश्वर भाई, छोटे में कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कहानियों की किताब हम बस सरपट पड़ जाते थे। पहले दिन जिलत चढ़ते समय जो कहानियों की किताब होती थी वो पूरी ख़त्म होती थी। उसके बाद नागराज, ध्रुव और इस तरह की कई सारी कॉमिक्स जो हैं वो घर में किताबों के पन्नों के बीच में रख के पढ़ी जाती थी। ये कहानियाँ ही तो हैं जो कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करती थी। गली में, मोहल्लों में, दुकान के बंद होने के बाद बाहर सारे बच्चे बैठ के इन कहानियों को पढ़ते थे। आपकी किताब आई है हैंडल पेंडल, वापस उन्हीं कहानियों को जीवित करते हुए। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा, एक हम कई इंटरव्यूज़ लेते हैं, लेकिन आज जो मैं बात आपसे करना चाह रहा हूँ, शायद अगर आप एक कहानी को लेकर या एक कहानी का रस लेकर हमें बता पाएँ कि ये कहानियाँ क्या हैं, ये सारी कहानियाँ क्या हैं, और क्या ये किताब जीवित करती है हमारे दिलों में, आपके दिलों में। बहुत बहुत धन्यवाद अनु भाई। आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं अपनी किताब हैंडल पेंडल के बारे में आपसे कुछ बात करूं और आपके माध्यम से दर्शकों से कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा अनु भाई कि आप देखें तो हमारा जीवन और कुछ नहीं कहानी होता है, और प्राकृतिक उद्भव के करोड़ों लाखों साल से लेकर के अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं उनको सबसे बेहतर तरीके से कहानी के अंदाज में ही समझा जा सकता है। और यही कारण है कि मानवीय सभ्यताएं जहाँ जहाँ हुई हैं वहाँ हर छोटी से लेकर के बड़ी बात को, सरल से लेकर के जटिल बात को कहानियों के माध्यम से कहा गया है। कहानी से हम सबसे सरल तरीके से कनेक्ट करते हैं, कहानी से हम विषय वस्तु को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसीलिए कहानी हमारे जीवन में इतने गहरे से जुड़ी होती है। दादी माँ की कहानियाँ, नानी माँ की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, और कहानी के रूप में पूरे जीवन में हम जीवन की समझ को विकसित करते चले जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। इसलिए कहानी का महत्व जीवन में हमेशा बना रहा है और आगे भी बना रहेगा। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और कहानी की इसी विधा को लेकर के मैं बात करूं अपनी कहानियों की इस किताब के बारे में, तो ये कहानियाँ मेरे जीवन से सीधे सीधे जुड़ी हुई कहानियाँ हैं। कदाचित ये कहानियाँ हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ हैं जो हमने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा, अनुभव किया, भोगा। उसमें बहुत से कॉमन बिंदु हैं और उन्हीं को लेकर के कहानियाँ लिखी गई हैं। उसके अलावा कुछ अन्य कहानियाँ भी हैं जो अलग अलग समय के परिवेश और अनुभवों पर आधारित हैं, भाव। अब किसी एक विशेष कहानी की बात करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक कहानी को लेकर के अगर हम बात करें तो मद्दी का रावण पे बात करते हैं, जो इस कहानी संकलन की पहली कहानी है। तो मद्दी का रावण को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और मद्दी का रावण कुछ दोस्तों की कहानी है जिसका मुख्य पात्र मद्दी है, जो कि एक बड़ा सीधा और बड़ा ही अच्छा लड़का है।
लेकिन ऐसे चांडाल चौकड़ी वाले दोस्तों के बीच में वो फंस गया है कि ना चाहते हुए भी दोस्ती का धर्म निभाने के लिए उसे कई ऐसे काम करने पड़ते हैं जो अन्यथा वह नहीं करता। जैसे कि क्लास बंक करना, पीरियड टपाना। जैसे कि दोस्त अगर शरारतें करें तो उनका साथ देना ना चाहते हुए भी। और इस तरह से कहानी जब आगे बढ़ती है तो कहानी मद्दी के द्वारा बनाए गए रावण के दहन होने पर समाप्त होती है। तो मद्दी अपने दोस्तों के साथ रह करके किस तरह से दोस्तों के लिए महज एक इस्तेमाल का पात्र होता है, जो करता सब कुछ है मगर पाता कुछ नहीं है। ये कहानी उस तरह से बड़े मजाकिया अंदाज में चलती है और घूमती है, आपको हंसाती है, आपको गुदगुदाती है, आपको अपने बचपन के परिवेश में ले जाती है, आप अपने दोस्तों के और दोस्ती के दौर में चले जाते हो। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं ये कहानी मद्दी के रूप में एक आम आदमी के ज़िंदगी को भी बताती है कि आम आदमी हमेशा ठगा जाता रहा है, आज भी ठगा जाता है और शायद भविष्य में भी ठगा जाता रहेगा। कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से एक मैसेज ये भी इस कहानी से आता है। और कहानी संकलन प्रकाशित हो ही रहा है, तो पूरी कहानी पढ़ने के बाद दर्शक और बेहतर इस बात से कनेक्ट कर सकेंगे। धन्यवाद। मितेश्वर भाई, एक कहानी के बारे में आपने बताया, एक कहानी पिताजी की लात आपकी इसमें है, दूसरी है कुत्ते का आत्मसमर्पण। कुछ ऐसे नाम जो यकायक दिमाग में नहीं आते, लेकिन जब सुन लिए जाते हैं तो बरबस ही उसमें कुछ अपने आप ही मन हंसता है। बोलते हैं ना, आंखें रोती है और दिल हंसता है। तो कुछ ऐसी सी बातें होती हैं। पिताजी की लात हमें भी याद आती है, वो दर्द हमें आज भी अगर याद आए तो सहमते हैं, लेकिन किस वजह से वो लातें पड़ी थी उसको याद करके आज भी हम लोग हंसते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरीके के नामों के पीछे क्या प्रकरण है, या कुछ यकायक दिल में आने वाली बात है, या बस यूं ही? ये जितने नाम हैं, जितनी कहानियां हैं, ये सब मेरा देखा हुआ, भोगा हुआ, अनुभव किया हुआ सत्य है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहानियां मेरे और हमारे दोस्तों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, और जितनी भी ये कहानियां हैं सभी सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। मैंने अपनी कल्पना के द्वारा उसको थोड़ा बहुत रंगा है, लेकिन उसका आधार पूरी तरह सत्य है। और पापा की लात, अब ये कहानियों के शीर्षक भी स्वाभाविक मन से उतरते हैं। और मैं जिस प्रकार का लेखन करता हूँ, मैं कोई नियमित लेखक इस प्रकार का नहीं हूँ कि कुछ सोचूं और फिर उस पर लिखना आगे से चालू करूँ। एक विचार आता है, बड़ी तीव्रता के साथ वो विचार आता है, और वो विचार फिर रोक नहीं पाता है व्यक्ति, और वो कहीं ना कहीं फिर शब्दों में निकल जाता है। कभी वो कहानी का रूप ले लेता है, कभी वो लेख का रूप ले लेता है, कभी वो कविता का रूप ले लेता है। तो स्वाभाविक रूप से अंतःकरण में एक विचार का आना, उसका प्रस्फुटित होना, और बाद में उसका कोई एक निश्चित रूप ले लेना ही मेरी लेखनी है। अब पिताजी की लात, शायद कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने अपने विद्यार्थी जीवन में, बचपन में कभी ना कभी पापा की लात या मार ना खाई हो। इसी तरह जो बाकी कहानियों के शीर्षक हैं वो भी सीधे सीधे ज़िंदगी से आते हैं, और इसीलिए स्वाभाविक तौर पर वो शीर्षक बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो फिर दर्शक या पाठक जब उन्हें देखता है तो उसको अपील कर जाते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। तो क्योंकि ये कहानियाँ सीधे सीधे जीवन से आई हैं, सीधे सीधे ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, तो कदाचित यही कारण है कि वो हमें सीधे अपील भी कर जाती हैं, चाहे उसका शीर्षक हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब उन कहानियों को हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एक दर्शक पाठक के तौर पे, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये आप ही के जीवन की कहानी चल रही है। मितेश्वर भाई, अभी हम जब रास्ते से आ रहे थे, आज हम देहरादून से निकले, रामनगर पहुँचे, और जब ये रिलीज़ होगा उस दिन ये किताब का विमोचन हो चुका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज हमारी बात हो रही थी, जब हम आ रहे थे तो गाड़ी में हम लोग यही बात कर रहे थे कि जब शब्द जो हैं वो आज के समय में जब हम डिजिटली उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो उन शब्दों में वो जीवन नहीं है, वो शब्द मृत हो चुका है। डिजिटली वो एक, उसमें वो अट्रैक्शन नहीं आता, वो आपको अपनी तरफ खींचता नहीं है, वो आपको ज़िंदा नहीं लगता है।
जब वो किताबों में अंकित हो जाता है, छप जाता है, तो उसमें एक जीवन आ जाता है। साथ ही साथ जैसे कि हमने एक बात कही मद्दी का रावण, हमने बात कही कुत्ते का आत्मसमर्पण, हमने बात कही पिताजी की लात, तो ये वैसे एक जो जीवन हम जी रहे हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल लाइफ की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जब वो उस कहानी को, अगर मैं सोचूं अपने आप को वापस उसी दौर में मैं रखूं, तो वो बच्चे जो अभी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जीवन का सत्य एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में उनको मिल जाता है। उनके साथ जो घटित होने वाला है वो भी उनको मिल जाता है। स्कूल के, कॉलेज के जो भी प्रकरण हैं, उनको बहुत ही आसानी से उनको इन कहानियों के माध्यम से मिल जाता है। मितेश्वर आनंद अगर हम बात करें, स्कूल से निकलते हुए, फिर कॉलेज जाते हुए, और फिर वो क्या क्या करते हैं और आज वो क्या कर रहे हैं, ये सवाल मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आप मितेश्वर आनंद क्या कर रहे थे, क्या करा आपने, और किस तरह से आज आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारा जीवन अपने आप में एक कहानी की तरह चलता है। तो हम बचपन में, मेरा बचपन दिल्ली में गुजरा, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करी, और उसी सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई करी और उस दौरान की जो घटनाएं हैं वही इस कहानी में जाता है, इस कहानियों की किताब में आपको मिलेंगी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर ली। इसके बाद फिर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यानी कॉरपोरेट को ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मुंबई की नई यात्रा शुरू हुई। मुंबई में शिक्षा दीक्षा भी आगे जारी रही, एक आध डिप्लोमा किए, एमबीए किया, डिप्लोमास भी किए, और कॉरपोरेट में अच्छा खासा लंबा समय बिताने के बाद ये एहसास हुआ मुझे कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी। मुझे वापस जाना है और अपने पहाड़ लौटना है। मुझे अपने उत्तराखंड के लिए काम करना है, मुझे अपने पहाड़ के लिए काम करना है। और ये विचार मेरे अंदर इतना सशक्त हुआ कि उसने मुझे वापस आने पे विवश कर दिया। और फिर मैंने दोबारा से अपने आप को विद्यार्थी बना करके मैंने राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षा पास की, और वर्तमान में मैं उत्तराखंड में एक बतौर सरकारी अधिकारी का कार्यरत हूँ। रामनगर में इस समय मैं बतौर कर अधिकारी के तौर पे काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अपने खाली समय में मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करता हूँ। हमारी यहाँ पर एक टीम है जो मिलकर के हम लोग सब पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण जागरूकता का कार्य करते हैं। इसके अलावा खाली समय में लेखन का कार्य बीच बीच में चलता रहता है। पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, वो रहता है। और थोड़ा बहुत घूमने का जो समय मिल जाता है, पहाड़ों में जाने का, कुछ चिंतन करने का। तो इस प्रकार से जीवन चल रहा है। और लगता है कि जो एक वैक्यूम में फील करता था कॉर्पोरेट लाइफ में, वो अब नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी जॉब के माध्यम से और अन्य माध्यमों से सीधे मैं अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ। आम आदमी के साथ सीधे से जुड़ करके काम कर रहा हूँ, और ये बात मुझे बड़ी संतुष्टि देती है। और मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह काम करना चाहूँगा कि मैं अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, लोगों के लिए मैं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक पर्यावरण के लिए काम करने वाले व्यक्ति के तौर पे करता रहूं काम। बहुत बहुत धन्यवाद मितेश्वर भाई, आपका समय मिलने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि आज इस इंट्रोडक्शन में या इस पूरे साक्षात्कार में कुछ ज़्यादा लब्बो लुबाब नहीं रहेगा, क्योंकि हृदय से बहुत करीब हैं मितेश्वर भाई हमारे, हमें कई जगहों पर गाइड भी करते रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, रामनगर में जो कोसी डाइवर्सिटी पार्क हमने एक बार कवर किया था, और साथ ही साथ में अगर आपको याद होगा तो 1100 पेड़ लगाने की जो सबसे पहली शुरुआत हुई थी, जो हमने आपको सबसे पहली यात्रा में हम आपको ले गए थे, वहाँ से हम लोगों की यात्रा या हम लोगों का जो एक रिश्ता है वो बनता रहा। कहानी जीवन में भी उतरने लगी
और आज कहानियाँ कागज़ पर भी उतरने लगी। इस यात्रा को आप लोग पढ़ें, आप लोग उस यात्रा को जिएं इस उद्देश्य के साथ। आपसे आज विदा लेता हूं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।